वो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। यानी इतिहास में जो बदलाव हुए हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की महानता के चलते नहीं, बल्कि जो समाज की भौतिक परिस्थितियां थी और उन भौतिक परिस्थितियों का विश्लेषण, उनको समझ करके व्यक्ति ने अपने संगठन के ज़रिए जो हस्तक्षेप किया, उससे समाज में बदलाव आए हैं। यानी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस का की समझ लेते हुए सब्जेक्टिव जो इंटरवेंशन किया है, उसके चलते दुनिया में बदलाव आया है। किसी भी देवता या ईश्वर की इच्छा के हिसाब से दुनिया में बदलाव नहीं आए हैं। जो थर्ड बिंदु है कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं में जो आता है, जो कार्ल मार्क्स का सबसे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है चिंतक के तौर पर, वो है पूंजीवाद का उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया था। पूंजीवाद के न केवल राष्ट्रीय स्वरूप का, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय या जिसको हम वैश्विक स्वरूप बोलते हैं, उसका ग्लोबल नेचर ऑफ कैपिटलिज्म, उसका भी उन्होंने बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया है। और इसका जो मूल स्रोत है उनका, वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में तैयार किया गया था, उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और उसी के अनुरूप हम देखते हैं कि दास कैपिटल नाम का जो फेमस ग्रंथ है वो मार्क्स ने तैयार किया। इस दास कैपिटल, इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने बताया कि पूंजीवाद में दो जो वर्ग है, एक पूंजी का मालिक है और दूसरा श्रम का जो मालिक है। श्रम का मालिक श्रमिक, जिसको सर्वहारा मानते हैं। सर्वहारा अपनी श्रम को बेचता है और सर्वहारा की जो श्रम शक्ति के बदौलती एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन होता है, अतिरिक्त मूल्य वहाँ पैदा होता है। उस अतिरिक्त जो मूल्य है उसको ही हड़प करके पूंजीपति अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाता है। उस अतिरिक्त मूल्य का वस्तु के उत्पादन के बाद में उसको जो बेच कर के अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है, यदि उसका सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक तौर पर कोई मालिकाना हक नहीं होता है, तो ये पूंजीपति के हाथ में चला जाता है। और इस अतिरिक्त मूल्य के ज़रिए पूंजीपति अपनी आर्थिक समृद्धि, सेहत को मजबूत करता है। लेकिन मार्क्स की खास बात है कि इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के तहत ही मार्क्स कहता है कि समाज में यानी पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष पैदा होता है। यानी एक तरफ वो वर्ग है जो पूंजी का मालिक है, वो श्रमिक सर्वहारा वर्ग से उसके श्रम को खरीदता है। ये सर्वहारा वर्ग मजबूरी में अपने पालन पोषण के लिए अपने श्रम को बेचता है। तो ये जो वो गैर बराबरी समाज में पैदा होती है, तो इससे एक वर्ग संघर्ष है वो पैदा हो जाता है। और इस वर्ग संघर्ष के चलते ही समाज में बदलाव आता है। मार्क्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो बौद्धिक जगत में है, वो सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है कि पूंजीवाद का उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया। कैसे पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त मूल्य पैदा किया जाता है श्रमिकों की श्रम शक्ति के दम पर, और उसके तहत गरीबी अमीरी का फासला बढ़ता है, आर्थिक विषमता बढ़ती है। लेकिन साथ ही साथ में जो श्रमिक वर्ग है वो अपनी वर्गीय चेतना से संपन्न होकर के दुनिया में जो बुनियादी बदलाव है, क्रांतिकारी बदलाव है, उसके लिए भी वो अपने आप को तैयार कर देता है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि इस पूंजीवादी शोषण से निजात दिलाने में कोई बड़े लोगों की सदिच्छा काम नहीं करेगी, या पूंजीपतियों की कोई दया करुणा की या चैरिटी की भावना से बदलाव नहीं होगा, बल्कि पूंजीवाद ने खुद ने ही
अपने जो उसको पलटने की या पूंजीवाद के खिलाफ क्रांतिकारी परिवर्तन की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो खुद ने तैयार कर ली है सर्वहारा के तौर पर। और ये सर्वहारा अपनी वर्गीय चेतना के ज़रिए ये क्रांति करेगा। तो सर्वहारा की जो भूमिका है दुनिया में बुनियादी बदलाव के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन में, इसको रेखांकित किया, इसको उजागर किया, इसका विश्लेषण करके मार्क्स ने दुनिया के सामने रखा। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मार्क्स का बौद्धिक जगत में अपने साथी एंजल्स के साथ में मिलकर। चौथा जो बात समझने को है, न केवल पूंजीवाद का विरोध, न केवल वो क्रांति, बल्कि समाजवाद का निर्माण भी कैसे होगा। और समाजवाद के निर्माण के लिए कार्ल मार्क्स ने एक सर्वहारा की जो तानाशाही है, सर्वहारा की जो नेतृत्वकारी जो भूमिका है, उसको भी बहुत ठीक से उन्होंने साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर रखा है। इसलिए वो कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही कि कम्युनिस्ट अपना जो उद्देश्य